पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिखारी लाल नाम का एक जमींदार रहता था। भिखारी लाल नाम का सिर्फ भिखारी था, वो अपने गांव का सबसे अमीर किसान था। भिखारी लाल के पास 500 एकड़ जमीन थी। चिप्स बनाने वाली कंपनियां सीधे उससे आलू खरीदा करती थी। आलू के साथ भिखारी बड़ी कंपनियों को मसाले, चावल और गेहूं भी बेचता था। संजय, 100 टन आलूओं का ऑर्डर आया है। जल्दी खेत पर जाओ और मजदूरों से कहो कि आलू खेत से निकाल कर गोदाम में पहुंचाए। सुनिए जी, बादाम और बाकी के मेवे खत्म हो गए हैं। हलवे में डालने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चंदू को बाजार भेजकर 10 किलो बादाम, 10 किलो काजू और 10 किलो पिस्ता मंगवा लो। अरे संजय, तुम अभी तक गए नहीं खेत पर? पापा, हमारे गांव में शंकर नाम का जो कपड़े प्रेस करने वाला रहता था, कल उसका निधन हो गया। शंकर की पत्नी के पास शंकर के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। तिजोरी से 20,000 रुपए ले जाओ और शंकर की पत्नी को दे दो। भिखारी लाल दिल खोलकर दान पुण्य किया करता था। गांव का कोई भी गरीब आदमी अगर भिखारी लाल के घर मदद मांगने आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था। गांव में नदी के पास साधुओं की एक टोली रहती थी। भिखारी लाल पूर्णिमा और अमावस्या को साधुओं के पास भोजन लेकर जाता था। भिखारी लाल, अमीर होते हुए भी तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं है। ये तुम्हारी आर्थिक समृद्धि का कारण है। महात्मा जी, मैं जब छोटा था तो पिताजी के साथ आपके पास आया करता था। अहंकार को छोड़ने का उपदेश मैंने आपसे ही पाया है। उसी गांव में मूलचंद नाम का एक जमींदार रहता था। मूलचंद के पास भी पुरखों की 500 एकड़ की जमीन थी, लेकिन अपने अकड़ू, अहंकारी और कंजूस स्वभाव के कारण मूलचंद का कारोबार अच्छा नहीं चलता था। मूलचंद भी साधुओं के पास भोजन लेकर जाता था, लेकिन दान पुण्य करने में भी वो अपना अहंकार प्रदर्शित करता था। लीजिए महात्मा जी, मैं आपके लिए देसी घी और मेवों से बनी मिठाई लेकर आया हूँ। पूरे 5,239 रुपए खर्च किए हैं मैंने। भला मेरे अलावा इस गांव में आपको ऐसा भोजन और कौन दे सकता है? मूलचंद भी इसी जुगाड़ में रहता था कि कोई बड़ी कंपनी उसके खेतों की फसल खरीदना शुरू कर दे। एक दिन जब मूलचंद कार से गांव से बाहर जा रहा था तो एक शहरी आदमी ने उससे रास्ता पूछा। एक्सक्यूज मी, क्या ये रास्ता फतेहगंज जाता है? हाँ भाई साहब, ये रास्ता फतेहगंज ही जाता है। आप किस काम से फतेहगंज जा रहे हैं? मेरा नाम रणदीप आहूजा है। मेरी कंपनी नमकीन, चिप्स और पापड़ बनाती है। मुझे 200 टन आलू खरीदने थे। आप बिल्कुल सही जगह पर सही आदमी से मिले हैं। मेरे पास कई 100 एकड़ जमीन है और मैं आलू की खेती करता हूँ। इतना आलू आपको इस गांव में और कोई नहीं दे पाएगा। चलिए घर चलते हैं और बैठकर बातें करेंगे। आइए। मूलचंद ने खूब बड़ी बड़ी बातें करके कंपनी के मालिक से ऑर्डर ले लिया। एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमें 1 नंबर का आलू चाहिए। आलू में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चिंता ना करें भाई साहब, हमारा आलू आज तक किसी कंपनी ने फेल नहीं किया है। मूलचंद ने लागत बचाने और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिल्कुल सस्ते वाले बीजों से आलू उगाए और उन पर कीटनाशकों का छिड़काव भी नहीं किया। चिप्स कंपनी का मालिक मूलचंद से 200 टन आलू खरीद के ले गया, लेकिन महीने भर बाद ही आलू सड़ गए। मिस्टर मूलचंद, आपने हमारे साथ चालाकी की है। अब हम आपसे आलू नहीं खरीदेंगे। अगला ऑर्डर हमने भिखारी लाल को दे दिया है। भिखारी लाल, भिखारी लाल, भिखारी लाल। वो भिखारी लाल मेरे सारे ऑर्डर छीन लेता है। उसकी वजह से हर बार मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। जब तक भिखारी लाल बर्बाद नहीं होगा तब तक मैं समृद्ध नहीं हो पाऊंगा। मूलचंद नदी पे रहने वाले साधु के पास पहुंचा। महात्मा जी, मैंने आपको खूब भोजन खिलाया है। बदले में मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि आप अपने चमत्कार से मूलचंद के खेतों को दलदल में बदल दें। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
बुढ़े, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी दान नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। नदी पार काले खां नाम का एक मुल्ला रहता था, जो पैसे लेकर लोगों के मन चाहे काम करता था। मूलचंद मुल्ले के पास पहुंचकर बोला, मुल्ला जी, मेरा एक काम कर दीजिए। मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि आपकी 7 पीढ़ी आराम से बैठकर खाएगी। तुम काम बताओ। मुल्ला काले खां सारे काम कर सकता है। भिखारी लाल के खेतों को दलदल में बदल दो। मुल्ला ने मूलचंद को एक पौधा दिया और कहा, इस पौधे को अमावस्या की काली रात में खेतों के बीचों बीच लगा देना, फिर देखना इस काले इल्म का कमाल। अमावस्या की रात को मूलचंद ने वो पौधा भिखारी लाल के खेत में लगा दिया। अगले दिन भिखारी लाल जब खेत पे पहुंचा तो उसने देखा उसका पूरा खेत दलदल में बदल चुका है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? इतना बड़ा खेत रातों रात दलदल बन गया। खेत में कम से कम 300 टन आलू थे। अगले सप्ताह ही मुझे कंपनी का ऑर्डर कंप्लीट करना है। मेरा खेत बर्बाद नहीं हो सकता, ये दलदल नहीं बन सकता। भिखारी लाल रोते हुए दलदल में कूद गया। दलदल में पूरा धंसने के बाद भी भिखारी लाल डूबा नहीं, उसकी सांसें चलती रही। अंदर जाते जाते वो बिल्कुल तली पर पहुंचा तो भिखारी लाल ने देखा कि अंदर सोने के आलू पड़े हुए हैं। भिखारी लाल कुछ सोने के आलू बटोरकर दलदल से बाहर निकला। भिखारी लाल ने एक बड़ी क्रेन मंगवाई और दलदल के अंदर से सोने के आलू निकालना शुरू कर दिया। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। मूलचंद को जब पता लगा कि भिखारी लाल के दलदल बन चुके खेत से सोने के आलू निकल रहे हैं तो गुस्से से पागल हो गया। यह कैसे हो सकता है? दलदल से भला सोने के आलू कैसे निकल सकते हैं? रात में जब सारे लोग अपने अपने घर लौट गए तो मूलचंद दलदल बन चुके खेत पे पहुंचा और दलदल में कूद पड़ा। कुछ ही देर बाद मूलचंद पूरा दलदल में धंस गया और उसकी सांसें आनी बंद हो गई। अरे बाप रे, ये तो असलियत की दलदल है। कोई बचाओ मुझे। गांव के एक आदमी ने बहुत दूर से मूलचंद को दलदल में डूबते और चिल्लाते देखा। जब तक वो आदमी मूलचंद के पास पहुंचा तब तक मूलचंद डूब चुका था। दलदल से मूलचंद की लाश निकली। महात्मा जी, मैं उस दलदल में सांस ले पा रहा था और सुरक्षित बाहर निकल आया। फिर मूलचंद उसमें क्यों डूब गया? तुम्हारे खेत को मूलचंद ने ही दलदल बनाया था। लेकिन कैसे? नदी पार रहने वाले मुल्ला काले खां के काले इल्म से। लेकिन वो मुल्ला मेरा ही शिष्य वीरवाला है। मैंने वीरवाला को मुल्ला बनाकर नदी के पार रखा हुआ है ताकि बुरे इरादे रखने वाले लोग उसके पास बुरे काम करने जाएं, लेकिन उनके बुरे काम पूरे ना हो पाएं। भानु सिंह का परिवार गोरखपुर गांव में रहता था। भानु एक गरीब मजदूर था। कभी कभी उसे काम नहीं मिलता था, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए उसकी पत्नी गीता को भी बड़े घरों में काम करने जाना पड़ता था। गरीबी के कारण उनके घर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। चंदू की पैंट फट गई है, उसके लिए एक नई पैंट तो ला दो। ये रोजाना गेंद बल्ला खेलने जाता है, तभी नीचे से अपनी पैंट फाड़ लाता है। अभी परसों ही मैंने उसकी पैंट ऊन से सिली थी। उसे सिल कर कब तक पहनता रहेगा? एक नई पैंट ला दो। ये पैंट छोटी हो गई है, इसलिए उसे आती नहीं। एक तो इस समय का काम नहीं है, शिवानी की शादी करनी है और तुम्हें नए कपड़े खरीदने की पड़ी है। मैं अपने लिए खरीद रही हूँ क्या? पिछली होली की पैंट वो कब तक पहनता रहेगा? ठीक है, ला दूंगा। भानु सिंह के घर पर बहुत पुरानी अलमारी थी। गीता जब भी सफाई करने के लिए उस अलमारी को हटाने की कोशिश करती तो भानु उसे रोक देता। यह अलमारी मेरे पूर्वजों की एकमात्र निशानी है। इसे भगवान के लिए जैसी रखी है वैसे ही रखी रहने दो। इसकी सफाई मैं कर दूंगा। एक दिन जब भानु घर पर नहीं था तो गीता ने सोचा,
आज वो घर पर नहीं है। आज तो मैं इस अलमारी को हटाकर सफाई करके ही रहूंगी। गीता ने अपने बेटे की मदद से अलमारी हटा दी और दीवार की सफाई करने लगी। गीता ने देखा कि दीवार पर एक गोल काला निशान है। अरे, ये किस चीज का निशान है? गीता ने जैसे ही उस निशान पर अपनी उंगली रखी, दीवार में एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, पहले पिताजी को आ जाने दो, तब हम इस दरवाजे के अंदर जाएंगे। क्या पता इसमें कोई भूत प्रेत निकल आए। शाम को जब भानु घर लौटा तो गीता ने उसे दरवाजा दिखाया। जरा मोमबत्ती लेकर आओ। मोमबत्ती से जब रोशनी की गई तो उन लोगों ने देखा कि दरवाजे के लगभग 2 मंजिल नीचे एक रास्ता है जो कहीं जा रहा है। नीचे उतरने के लिए पहले हमें सीढ़ी बनानी होगी। भानु के परिवार ने 2 मंजिल की एक लंबी सीढ़ी बनाई और फिर दरवाजे के नीचे उतरे। गुप्त दरवाजे का रास्ता उन्हें एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड जगह पर ले गया, जहां 3 सोने के बंगले बने हुए थे। विश्वास नहीं होता कि जमीन के अंदर इतने बड़े 3 बंगले हो सकते हैं। इनकी चमक तो अद्भुत है, सोने जैसे चमक रहे हैं। भानु के परिवार ने तीनों बंगलों के अंदर जाकर देखा। बंगलों के अंदर हर चीज सोने की थी। सोने के बर्तन, सोने की चारपाई, सोने का दरवाजा, सोने का सोफा। लगता है मेरे पूर्वज बहुत अमीर थे और उन्होंने ये 3 सोने के बंगले छुपा कर रखे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इन तीनों बंगलों को बेच दें और अमीर बन जाए? नहीं, ऐसा करना बेवकूफी होगी। अगर हमने बाहर किसी को बताया कि हमारे पास 3 सोने के बंगले हैं, तो गांव के बड़े बड़े जमींदार हमसे किसी तरह ये बंगले छीन लेंगे। बाहर से हमें ऐसे ही गरीब बने रहना होगा। इन बंगलों का सोना हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। शिवानी बिटिया को नानी के घर से बुला लो, उसकी शादी का इंतजाम हो गया है। और तुम काम पर जाना बंद कर दो। सिर्फ मैं काम पर जाता रहूंगा ताकि गांव में किसी को शक न हो। सोने के बंगले मिलने से भानु की गरीबी दूर हो गई। भानु कोई दिखावा नहीं करता था और दूर के गांव जाकर हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना बेच आया करता था। पापा, मेरी शादी पूरे धूमधाम से होनी चाहिए। इतनी शानदार शादी करो कि पूरा गांव देखता रह जाए। बेटी, अगर हमने ज्यादा खर्च किया तो गांव के लोगों को शक हो सकता है और हम मुसीबत में फंस सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या आप तीनों बंगले चंदू के लिए छोड़ देंगे? मेरी शादी एक ही बार होनी है, तो फिर उसमें कंजूसी क्यों? भानु की बेटी जिद पर अड़ गई, इसलिए भानु को उसकी शादी खूब धूमधाम से करनी पड़ी। इतनी शानदार शादी को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर एक मजदूर इतनी अच्छी शादी कैसे कर सकता है। अरे भाई भानु, तुमने अपनी बेटी की इतनी बढ़िया शादी कैसे कर दी? हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पंडित जी, मैं 10 साल का था तब से मजदूरी कर रहा हूँ। मैंने एक एक पैसा अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ कर रखा था। मैंने मकान नहीं बनवाया और सारा पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च किया। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। गांव में मोटू पतलू नाम के 2 चोर रहते थे। उन्होंने अक्सर भानु को शहर जाते देखा था। पतलू भाई, कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। एक तो ये भानु हर महीने शहर जाता है और फिर इतनी महंगी शादी। इसके घर पर फ्रिज, कूलर, टीवी सारे आइटम हैं। मजदूरी में इतनी कमाई कैसे हो सकती है? ठीक कहा, हमें इसके घर की तलाशी लेनी चाहिए। एक दिन जब भानु घर पर नहीं था तो मोटू पतलू कपड़े बेचने वाले बनकर भानु के घर में घुस गए। उन्होंने नशीले रुमाल से गीता और चंदू को बेहोश कर दिया। पूरे घर की तलाशी लेने पर उन्हें गुप्त दरवाजा मिल गया। लगता है इस दरवाजे में ढेर सारी दौलत रखी हुई है।
मोटू पतलू ने बिना देखे अंधेरे में ऐसे ही पैर बढ़ा दिया और वे दोनों 2 मंजिल से नीचे जा गिरे। शाम को जब भानु घर लौटा तो उसने देखा कि गीता और चंदू बेहोश पड़े हैं। भानु ने पानी के छींटे मारकर उन दोनों को उठाया। फिर वह गुप्त दरवाजे के अंदर गया तो उसने देखा कि 2 चोर नीचे बेहोश पड़े हुए हैं। चोरों को जब होश आया तो वे एक खंबे से बंधे हुए थे और भानु का परिवार उनके सामने था। हम लोग रोजाना सीढ़ी हटाकर रख लिया करते थे क्योंकि हम जानते थे कि कभी न कभी कोई चोर आ सकता है। तुमने बिना देखे ही पैर बढ़ा दिया और 2 मंजिल से सीधे नीचे गिर पड़े। हम कौन हैं? हम कहाँ हैं? लगता है सिर पर चोट लगने के कारण इन दोनों की याददाश्त चली गई है। चलो अच्छा हुआ, वरना इन दोनों का कोई और इंतजाम करना पड़ता। भानु दोनों चोरों को हजारों किलोमीटर दूर जाकर शहर के एक अस्पताल में भर्ती करके घर वापस लौट आता है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।